नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 15 एएसपी और 7 डीएसपी बदले हुए, 11 को पदोन्नति के बाद मिली नई नियुक्ति। अंकिता भंडारी हत्याकांड न्याय यात्रा के लिए 8 फरवरी को होगी महापंचायत, पूर्व सीएम हरीश रावत के घर हुई बैठक। उत्तराखंड में प्री एसआईआर के तहत 1 से 15 फरवरी तक विशेष अभियान, दूसरे चरण में युवा एवं महिला मतदाताओं की मैपिंग पर रहेगा फोकस। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू, यात्रा से पहले सड़क चौड़ीकरण न होना सबसे बड़ी चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारी शुरू, जीएमवीएन गंगा रिजॉर्ट में 16 से 20 मार्च तक होगा आयोजन। उत्तराखंड में दिन में तपिश, सुबह शाम कपकपी, सेहत का दुश्मन बना मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल जिले में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों के जन स्वास्थ्य को देखते हुए बेहतर काम हुआ है। जिले में वर्तमान समय में 60 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 100% डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल भी शुरू हो चुका है, जिसमें रोजाना 250 से 300 ओपीडी हो रही हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह गुंजियाल का कहना है कि आयुर्वेदिक सामान्य इलाज के साथ साथ मर्म चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, सामान्य इलाज, स्त्री रोग के एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। जनपद नैनीताल में जब से मैं 2000 में यहाँ पर आया हूँ एज ए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, तब से आयुर्वेद की स्थिति बहुत काफ़ी बड़ी है। स्थिति बहुत अच्छी हुई है और लगभग हमारे जो सीमांत क्षेत्र के जितने भी वो जो गांव में स्थित चिकित्सालय है, वहाँ पर उनको जो HWC वो जो वेलनेस सेंटर हमारे खुले हुए हैं, वहाँ उसके उनको सारी सुविधाएं, ब्लड टेस्ट वगैरह हो जा रहा है और उसके अलावा जो गर्भिणी महिलाओं का इलाज हो जा रहा है और जनरल ट्रीटमेंट वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा है। और 50 बेड में जब से ये चिकित्सालय खुला है तो क्षेत्र की जनता को ये बहुत अच्छा, क्योंकि एक ही छत के नीचे हमारे कई विधा के डॉक्टर बैठे हैं। और अब खबर मंगलौर से है, जहां कोतवाली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर क्षेत्र के ग्राम प्रधान व रविवार कमेटियों के लोगों की बैठक हुई है। बता दें कि रविदास जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिन्हें लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के मद्देनजर सीओ की मौजूदगी में स्थानीय कोतवाली में बैठक आयोजित हुई। क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि सौहार्दपूर्वक रविदास जयंती आयोजित कराने के लिए सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। सर्वविदित है कि 1 फरवरी 2026 को आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग और इस संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने, उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खटीमा नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मामला 26 नवंबर 2025 को हुए स्लॉटर हाउस पर आरोप लग रहे हैं कि नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को ताक पर रखकर पर्दादारी का खेल खेला है। आखिर क्यों टेंडर की सूचना उन बड़े अखबारों से गायब रही जिन्हें जनता रोज पढ़ती है? जब खटीमा नगर पालिका में कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो उसकी खबर बड़े अखबारों में प्रमुखता से छपती है, लेकिन जब बात करोड़ों के स्लॉटर हाउस टेंडर की आई तो प्रशासन ने इन लोकप्रिय खबरों से दूरी बना ली। आरोप है कि टेंडर का विज्ञापन केवल शाह टाइम्स, उत्तर केसरी और जन एक्सप्रेस जैसे गिने चुने अखबारों में ही प्रकाशित किया गया। सवाल ये है कि क्या इन जानबूझकर किया गया ताकि आम जनता और स्थानीय ठेकेदारों को इसकी भनक ना लगे? लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में रहता है स्लॉटर हाउस के संचालन की गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लॉटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 नवंबर में दी है हमने विज्ञप्ति। तो ये सब
टीम में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सरकारी राशन व्यवस्था की गंभीर अनियमितता देखने को मिली है। राशन वितरण न होने की शिकायत पर दुकान का निरीक्षण करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक के साथ राशन डीलर द्वारा हाथापाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का है, जहां शिकायत मिलने पर खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता गांव स्थित राशन डीलर सुषमा की दुकान पर निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर जब अधिकारी ने दुकान पर ताला लगाने की कार्रवाई की तो राशन डीलर ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता है कि उन्हें शिकायत मिली थी कि राशन डीलर ग्रामीणों से अंगूठा लगवाकर पर्चियां दे रही थी, लेकिन राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर भी राशन डीलर द्वारा नहीं दिखाई पाए गए। फिलहाल दुकान को बंद कर दिया गया है। स्टॉक रजिस्टर लेकर स्टॉक का मिलान भी किया जाएगा। कुछ भी शिकायत नहीं थी, सिर्फ इसने एक बंदा अपना भेजा, उस पर दंगा फसाद करवाया यहाँ पर, और वो दंगा फसाद कराने के बाद या तुरंत आ ली वहाँ से हवामारी बिल्कुल। जबकि ये कहीं जाती नहीं, जिस तरह ये आई है मेरी दुकान पर, वहाँ से हवामारी की तरफ हेमा मालिनी की तरफ आएगी और आकर ताला लगा कर चली गई। इसका तो व्यवहार, इसका तो इतनी गंदी अधिकारी मनना नहीं देखी दुनिया पर। मैं आज सूचना आयोग गई थी तो मुझे शिकायत मिली यहाँ से कि इनके द्वारा केवल राशन की पर्चियाँ दी जा रही है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं और पीले कार्ड धारकों से लिए जा रहे हैं, किंतु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसी संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा ये दुकान पे अभी बंद किया गया। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी नगर निगम द्वारा गोलापार स्थित टचिंग ग्राउंड में लगाया गया लिगेसी प्लांट बंद हो गया है। दरअसल कूड़ा निस्तारण के नगर निगम द्वारा जो टेंडर किए गए थे उनमें 139,000 लाख करोड़ कूड़े का निस्तारण किया जाना था, जिसके बाद 2 मशीनों से रोजाना पूरा निस्तारण हो रहा था। लेकिन टेंडर अवधि पूरी हो जाने के बाद कूड़े निस्तारण की प्रक्रिया में अब संकट आ गया, जिस वजह से रोजाना लगभग 2.5 लाख कूड़ा डंप होना शुरू हो गया है। हालांकि नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द पुनः टेंडर किया जाएगा। हल्द्वानी के ग्राउंड है, इसमें अन्य स्थानीय निकाय हैं, उनका भी कूड़ा यहाँ पे आता है और लगभग 250 मीट्रिक टन रोज का इसमें कूड़ा प्राप्त होता है। जो अभी हमारा लेगेसी का टेंडर चल रहा था उसमें 1,39,000 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण किया जाना, और जो फर्म उसमें कर रही थी इसने ये अवगत कराया है कि उसका लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। यद्यपि इसको एक बार परीक्षण किया जा रहा है, यदि लक्ष्य पूर्ण हो गया होगा तो भुगतान इत्यादि की कार्रवाई इसमें की जाएगी, और यदि पूर्ण नहीं उसका कार्य पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही जो अवशेष हमारा वेस्ट है उसको लेकर के भी टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है, और जो हमारा डेली का वेस्ट आता है उसको लेकर भी उसके निस्तारण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। और अब देहरादून से है, जहां देहरादून जिले के विकासनगर थाना क्षेत्र के संगीनार बाजार में सामने आए मारपीट के मामले को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि ये घटना एक दुकान के भीतर अचानक हुए विवाद का परिणाम थी और इसकी किसी तरह से धर्म, जाति या क्षेत्रीय पहचान से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया है कि 2 कश्मीरी युवक बाजार में एक दुकान पर सामान खरीदने आए थे, जहां दुकानदार संजय यादव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी दुकानदार द्वारा उन युवकों पर हमला किया गया। एसएसपी के अनुसार दोनों युवक अपने पिता के साथ पोंटा साहिब में किराए पर रहते थे और छुट्टियों में वहीं आए हुए थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया, जिसमें सभी जांच रिपोर्ट सामान्य पाई गई। घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक दुकानदार द्वारा जो कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई थी, खासकर डंडे से पिटाई की थी, जिसको चोटें आई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया और जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जो मेडिकल की रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से अभी तक जो CT स्कैन हो या उसमें कोई ऐसी चोट नहीं आई है जो बहुत प्रीवियस हो, और साथ ही साथ जो एक्सरे वगैरह कराएगा उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये घटना कारित की गई, दुकानदार द्वारा बिना किसी बात पर जिस तरह से पिटाई की गई और वार किया गया, उसको देखते हुए उसको हिरासत में लेकर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो भी वहाँ साक्ष्य थे, जो भी कश्मीरी लोग थे या जो अन्य साक्ष्य थे, उसको भी संकलित किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी इस केस में चार्जशीट भेज जाएगी, जिससे अभियुक्त को इसमें कठोर से कठोर सजा मिले।
और अब खबर गदरपुर से है, जहां क्षेत्र में लोजी स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर काम शुरू हो गया है। बिजली विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर आम जनता और राजनीतिक दल इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम ने घर घर जाकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिजली विभाग के अधिकारी मेहताब अली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाए। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा बिल नहीं देना पड़ेगा। जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा में लग चुकी है, हमारे गदरपुर में अभी इसलिए नहीं लगे, पर यहाँ भी काम शुरू हो गया। और स्मार्ट मीटर से कोई नुकसान नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के बिल सही हो जाएंगे। जिन लोगों की समस्या थी कि हमें टाइम से बिल नहीं मिलते, उनके बिल ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, बिल खराब होने की समस्या खत्म हो जाएगी। हमें डेली का पता लगता है कि हमारे घर में कितनी लाइट का यूज हो रहा है, कितने बिल आ रहे, कितने बिल आ रहे, इससे बहुत फायदे हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश था कि अभी जो है स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई है, अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। ये अभी कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये जो है बहुत ही गरीब इलाका है। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में गांधी पार्क की आंतरिक व्यवस्था, रखरखाव, पार्किंग और अन्य समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पार्क में लगी लाइटों की खराब स्थिति, गंदगी, कूड़ा कचरा, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा निजी कंपनी द्वारा दी गई पार्किंग व्यवस्था से आमजन, बुजुर्गों और बच्चों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई गई। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य द्वार और सुलभ शौचालय के आसपास पार्किंग मुक्त करने, इलेक्ट्रिक बस स्टैंड के सामने अवैध पार्किंग रोकने तथा रायपुर ओलीखाना में जमा मलबा हटाने की मांग की है। और अब खबर देहरादून से है, जहां लक्सर विकास समिति ने साल 2025 की विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को बिजली बिल के सरचार्ज व विलंब शुल्क में राहत न मिलने पर कड़ा विरोध जताया है। समिति के संस्थापक रविंद्र सिंह ने इस संबंध में उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद क्षेत्र के लोग आज भी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त शुल्क लगाना अन्यायपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी की दो प्रमुख घोषणाएं नैनीताल के संबंध में हैं। एक तो नैनीताल की जो सबसे प्रमुख समस्या थी पार्किंग की, उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष प्रयास किए गए। गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर उन्होंने मेट्रोपॉल गृह मंत्रालय की संपत्ति है, शत्रु संपत्ति, उसके वहाँ पर सरफेस पार्किंग जो नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए सरफेस पार्किंग के लिए वहाँ पर पैसा भी अवमुक्त हो गया है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है। उसके बावजूद भी वहाँ पर जिला प्रशासन काम करे, उससे पूर्व ही नगर पालिका ने पुनः कूड़े का अंबार लगा दिया है और अनधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से वहां पर डंपिंग जोन बना दिया है कूड़े का, जबकि नगर पालिका को इसका कोई अधिकार नहीं है। उसके साथ ही पूर्व में कई सभासदों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। नगरपालिका नैनीताल की अव्यवस्थाओं एवं नगरपालिका अध्यक्ष की गैर जिम्मेदाराना कार्यों को लेकर नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा मंडल महामंत्री हरीश राणा ने पालिका की कार्यप्रणाली को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि पालिका द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा नगरवासियों के अनुरोध पर मेट्रोपोल में मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण व खेल मैदान में खेल विभाग द्वारा कराई जा रही गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है। वहीं जलभूमि को पालिका द्वारा मनमाने तरीके से लीज व ठेके पर दिया जा रहा है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल में देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया
पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश अगले साल यानी कि आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से तमाम राजनीतिक दल बिसाक बिछाने की तैयारी में जुट गए हैं। लंबे समय से प्रदेश में हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस में सभी शीर्ष नेताओं के हाव भाव बदलते नजर आए। सभी ने एक दूसरे के हाथ खड़े कर यह दर्शाने की कोशिश की कि हम सब एकजुट हैं। सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राज्य से जिला स्तर तक जन मुद्दों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किए जाने का ऐलान किया। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस की लंबी बैठक के बाद वीरवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता देहरादून लौट आए। देहरादून पहुंचते ही पार्टी मुख्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय के लिए संगठनात्मक रणनीति तैयार की गई। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की हुई दिल्ली की बैठक को लेकर तंज कसा है। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं, और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों का ये कृत्य कहीं प्रदेश में परंपरा बन जाए, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। हम अंकिता भंडारी की बात करते हैं, लेकिन एक अनेक अंकिताएं इस प्रदेश में इस प्रदेश सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगत कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की पाठशाला से एकता का पाठ पढ़ के आए कांग्रेस के उत्तराखंड के 5 देखते हैं वो पाठशाला की एकता कब तक जिंदा रख सकते हैं। 5 जिस्म और एक जान कब तक वो एक साथ रह सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश भी देख रहा है और उन्होंने आज प्रेस करी है और आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार में ये सारी कमियां हैं, इन सबको हम सुधार के लिए जाएंगे और सत्ता में आएंगे। तो सत्ता की इतनी भूख कांग्रेस की है, उसके लिए वो झूठे परपंच रचकर झूठा प्रचार भी कर सकती है। और अभी जैसा उनका कहना है कि वो राजभवन घिराव का कार्यक्रम करेंगे, 3 महीने के उनके कार्यक्रम लग चुके हैं। जन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जनता को साथ लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस साथ ही अन्य दलों का मानना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, राज्य में जंगल राज कायम है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि 16 फरवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव कर सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राज्य में किसान, महिलाएं, बेरोजगार सब परेशान हैं। महंगाई अपने चरम पर है और सभी कांग्रेस सहित अन्य दल एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। उन्होंने अंकिता मामले में भी सरकार को जमकर घेरा। वहीं भाजपा का मानना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इससे चुनावी कार्यक्रम में प्रदेश में माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है और जनता सब जानती है कि कांग्रेस ने अपने समय कितना भ्रष्टाचार प्रदेश में किया। देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का स्पष्ट कहना है कि 2027 का चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं, उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे मुख्य मुद्दे जल, जंगल, जमीन की और रक्षा, युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पहाड़ से पलायन। हम अपनी पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं और प्रदेश के सभी वरिष्ठ, अनुभवी और प्रभावशाली लोग हमारे साथ खड़े हैं, जो उत्तराखंड के भविष्य को लेकर चिंतित है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाया था, तब भी किसी के ये बताया नहीं था कि हम तैयारी कर रहे हैं। और अभी भी तो हर चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने जनहित में, जन सेवा में काम किया और इस बार भी उसी प्रकार से काम कर रही है और जनता के बीच में है। जो राष्ट्रीय दलों की चुनाव की तैयारी है, बेशक वो हमसे हटकर इसलिए अलग है कि उन्होंने चुनाव में चुनाव को
भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए जो अनावश्यक संसाधन, मुर्गा दारू ये चीज जो करते हैं, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारी तैयारी नहीं है। देखिए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम है जिसको लेकर वो इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है और कांग्रेस रिजीम का भ्रष्टाचार भी प्रदेश की जनता ने देखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मेरी सरकार बचा दीजिए, भले प्रदेश को बेच दीजिए, आप कर लीजिए। इस तरह की बातें आई और उसका स्टिंग हुआ और आज भी मामला कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई इंक्वायरी उस पर हुई है। हमारी पार्टी ने जो प्रदेश के प्रमुख मुद्दे, उन सारे मुद्दों पर जन जागरण, जनसभाएं, धरने, प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया है, माननीय प्रीतम जी ने कहा 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया है और उसके मुख्य संयोजक इस पूरे प्रोग्राम के प्रीतम सिंह जी को ये जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने दी है कि 16 फरवरी के जो कार्यक्रम राजभवन का घेराव का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक माननीय प्रीतम सिंह जी होंगे। हमने प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे 2 भागों में विभाजित किया है। एक प्रदेश के जिसमें अभी सभी बातें आ गई, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न है, पेपर लीक का, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारियों का उत्पीड़न है, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा है, वर्कचार उपनल कर्मचारी, नर्सिंग, इन सारे मुद्दों को भी प्रदेश के स्तर पर हम जोड़ेंगे। प्रदेश में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल अब सरकार पर कानून व्यवस्था और जन मुद्दों को लेकर सत्ता दल भाजपा को अभी से घेरने में जुट गए हैं। विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दे आने वाले समय में जीत के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। वहीं भाजपा भी अपनी रणनीति तय करने में जुटी है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के सवाल भाजपा को घेर रहे हैं। पार्टी में भले ही सब कुछ ठीक कहने का दावा करने वाली सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी कहीं न कहीं इन विपक्ष के सवालों से जरूर घिरी नजर आ रही। ऐसे में क्या विपक्ष अपनी अपनाएगा रणनीति से भाजपा को इस दंगल में चित कर पाएगा, ये देखना अभी बाकी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।